नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण दुबे आप सभी का यूट्यूब चैनल द जीएस स्टोरी पर हार्दिक स्वागत है। ये जो प्रश्न पत्र है ये इतिहास के टॉपिक से है, राष्ट्रीय आंदोलन से है और आधारभूत इसमें आप कंपनी के जो गवर्नर जनरल, गवर्नर और वायसराय हुए हैं उनसे जुड़े हुए 26 प्रश्न हैं। ठीक है, और ये एक बड़े संस्थान इतिहास बोध संस्थान इलाहाबाद द्वारा भेजा गया प्रश्न पत्र है। ठीक है, और इसको चैलेंजिंग रूप में हम लोगों को लेना है, जल्दी से इसको सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को ना। और सबसे पहला प्रश्न है 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। महारानी का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? उस समय वायसराय कैनिंग हुआ करता था। 1858 में कैनिंग गवर्नर जनरल से वायसराय बन गया। ठीक है, तो कैनिंग ने इलाहाबाद में इसको पढ़कर सुनाया था। ठीक है, राइट आंसर इसमें बी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? मैसूर को हड़पने वाला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल बनने के बाद 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर नियुक्त हुआ। बेंटिंग ने कुशासन के आधार पर 1831 में मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया। तो विलियम बेंटिंग ने काम किया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया है? इसमें वारेन हेस्टिंग महोदय सही उत्तर हैं। वारेन हेस्टिंग ने बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, जिसने 1773 में राजस्व बोर्ड का गठन किया। 1773 में इसने राजस्व बोर्ड का गठन किया और सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया। अगला क्वेश्चन है बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स का इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ? तो हैं वारेन हेस्टिंग के काल में पिट्स का इंडिया एक्ट 1784 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग ना। वारेन हेस्टिंग इस समय गवर्नर जनरल था। ये महोदय देखिए, ये जो द्वितीय वारेन हेस्टिंग है इसका कार्यकाल था 1774 से 1785 तक और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में हुआ था। ये युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 में हुआ था। तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। इस युद्ध की समाप्ति मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी ना। एक मंगलौर की संधि हुई थी, उस संधि से इस युद्ध का समापन हुआ था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा मैकाले संबंधित है? मैकाले शिक्षा से संबंधित है, एकदम स्पष्ट है, आपको इसमें कुछ सोचना है ही नहीं। 1835 में मैकाले का शिक्षा का सिद्धांत आ गया था, ये सभी को पता होगा, नो डाउट। अगला क्वेश्चन है मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से दो लोग संबंधित हैं, एक थॉमस मुनरो हैं, दूसरा कैप्टन रीड हैं। और सर्वप्रथम तमिलनाडु भूतपूर्व मद्रास में इसको लागू किया गया था। धीरे धीरे इसे महाराष्ट्र, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू किया गया था ना। तो इसमें ऑप्शन में थॉमस मुनरो शामिल हैं, तो यही आंसर होगा आपका, थॉमस मुनरो इससे संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय की पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने के लिए स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया? सीधा सा क्वेश्चन है, पहला फैक्ट्री अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल, किस वायसराय के काल में आया? तो देखिए 1880
जून 1880 में रिपन गवर्नर जनरल बनकर आता है। 1884 तक वो भारत का वायसराय रहता है ना। इस दौरान 1881 में पहला कारखाना अधिनियम आया था। 1881 में पहला कारखाना अधिनियम आया था। तो कौन था? रिपन था। आंसर सी वाला इसमें सही होगा, ये महोदय सही होंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक डोमिनियन स्थिति संविधान के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रक्रिया में किया गया था? देखो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, सुधार आया था। ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, इसी अधिनियम की प्रक्रिया में पहली बार हमने डोमिनियन स्थिति की बात की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये द्वैध शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में किसके अधीन आरंभ किया गया? द्वैध शासन, ये भारत शासन अधिनियम 1935 की बात है, जो केंद्र स्तर पर है, जो संघीय भाग है। आपको संविधान में जब संविधान का निर्माण बताया गया होगा, उस दौरान बताया गया रहा होगा कि जो संघ है, केंद्र है, इस केंद्र के लेवल पर अब द्वैध शासन लागू किया गया। शक्तियाँ एक बना दी गई। इसमें दो तरह की, एक संरक्षित और दूसरी हस्तांतरित। संरक्षित शक्ति केंद्र के पास थी, हस्तांतरित शक्ति राज्य को दे दी गई। तो इसमें आंसर डी वाला आपका सही होगा, यह आंसर सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कर निर्धारण प्रणालियों में किसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार कृषकों से सीधे राजस्व एकत्रित करती थी? किसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार कृषकों से सीधे राजस्व एकत्रित करती थी? ये 11वां क्वेश्चन है। इसमें बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही होगा, रैयतवाड़ी ना। रैयतवाड़ी का मतलब ही होता है कि सीधे किसान से भू राजस्व लिया जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन एकदम राइट है। फिर क्वेश्चन है, 1854 में निम्नलिखित में किसने भारत में लोक सेवा विभाग प्रारंभ किया? लोक सेवा विभाग किसने प्रारंभ किया 1854 में ना? तो आप सभी को याद ही होगा, बी डलहौजी महोदय। डलहौजी ने ना, डलहौजी ने पहली बार स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की ना। हालांकि सिविल सेवा, सिविल सर्विसेज की शुरुआत कॉर्नवालिस ने की थी। फिर है अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अमृतसर की संधि निम्नलिखित में किसके और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी ना? 1809 में अंग्रेजों तथा सिखों के मध्य ये युद्ध हुआ था। मिंटो की मध्यस्थता ना, मिंटो की मध्यस्थता, चार्ल्स मेटकाफ को उसने भेजा था, मिंटो ने। अमृतसर की संधि हुई थी ना। तो ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। 1809 में ये संधि हुई थी। इसने चार्ल्स मेटकाफ को भेजा था मध्यस्थता करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आप सभी को पता होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और 1885 में भारत का वायसराय डफरिन था ना। एओ ह्यूम संस्थापक थे और वायसराय कौन था? डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? प्रथम गवर्नर जनरल ना, हम किसी क्लास में इसको स्पष्ट करेंगे, गवर्नर और गवर्नर जनरल कब बन गया। ठीक है। तो ये जो विलियम बेंटिंग है, विलियम बेंटिंग महोदय भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। दरअसल जब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जब इसको बम्बई और मद्रास इन प्रेसिडेंसियों की भी अधिकारिता दे दी गई, तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल से क्या बन गया भैया? भारत का गवर्नर जनरल बन गया ना। 1833 में विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल से क्या बन गया? भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। सी राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से
ठीक पहले निम्नलिखित में कौन भारत का गवर्नर जनरल था? एकदम स्पष्ट सा क्वेश्चन है, माउंटबेटन थे। 21 जून 1948 तक माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे और 21 जून 1948 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बने। किस वायसराय के काल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1882 में रिपन के कार्यकाल में यह एक्ट रद्द कर दिया गया था। 1878 में आया था। एक बार मैं इसको फिर से स्पष्ट करना चाहूँगा। 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था। यह एक्ट भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाता था ना जी। रिपन के काल में आया था, इसको 1882 में रद्द किया गया था। 1882 में इसको रद्द कर दिया गया था, ठीक है भैया। और रद्द करने के कारण रिपन महोदय थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। निम्नलिखित में किसने सती प्रथा का उन्मूलन किया? विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। उसने सती प्रथा उन्मूलन के लिए एक कानून बना रखा था ना, तो विलियम बेंटिंक, सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर है भारत की शैक्षणिक नीति फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक। तो निस्यंदन का सिद्धांत जो है वो मैकाले की है। शिक्षा ऊपर से छनकर नीचे की तरफ आएगी, बी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने टीपू सुल्तान के साथ त्रिपक्षीय गठजोड़ किया था? त्रिपक्षीय गठजोड़ किसने किया था? कॉर्नवालिस ने ना, कॉर्नवालिस ने किया था 1790-92 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 में कॉर्नवालिस ने एक त्रिगुट समझौता किया था जिसमें उसने निजाम और मराठों के साथ संधि की थी। निजाम, मराठे और अंग्रेज मिलकर टीपू सुल्तान के खिलाफ अभियान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा इंग्लिश ईस्ट इंडिया द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति से संबंध रखता है? भू राजस्व नीति से संबंध रखता है महालवाड़ी व्यवस्था, पिट्स का इंडिया एक्ट प्रशासनिक सुधार, रेगुलेटिंग एक्ट प्रशासनिक सुधार, सहायक संधि, भारतीय राजाओं से समझौता और महालवाड़ी व्यवस्था जो है ये कर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है ये, क्लाइव बंगाल का पुनः गवर्नर जनरल बनकर कब आता है? क्लाइव 1757 से पहले करीब 60 के बीच, 1757 के से 60 के बीच ये बंगाल का गवर्नर जनरल था पहली बार, और इसका दूसरा कार्यकाल 1765 से 1767 के बीच रहा ना। 1765 से 1767 के बीच इसका दूसरा कार्यकाल रहा, तो ये दोबारा गवर्नर जनरल बनकर 1765 में आता है। प्रथम बर्मा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा ना? देखिए, जो प्रथम बर्मा युद्ध है 1823 में हुआ था और इस समय एमहर्ट्स भारत का गवर्नर जनरल था ना। हाँ, ये यांडबू की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ था। 1823 में ये युद्ध हुआ था, तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था? एमहर्ट्स था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि किस राज्य के साथ बेलीजेली ने नहीं की? इनमें से कौन था जिसने बेलीजेली के साथ सहायक संधि नहीं की थी? तो पंजाब था। अवध, हैदराबाद और पेशवा तीनों ने किया था, पंजाब ने सहायक संधि नहीं की थी। आखिरी दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राज्य अपहरण डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था? ये डलहौजी का है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रवर्तक डलहौजी है ना। इसके द्वारा पहला हड़पा गया राज्य सतारा था ना, डलहौजी। और फिर है, निम्नलिखित में किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी? तो इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था कॉर्नवालिस ने बंगाल में लागू किया था। 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उसने लागू किया था। 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो मित्रों, ये आपके आज के 26 क्वेश्चन समाप्त होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, विशेष करके पेट के लिए ना।
ये एक तरह का चैलेंज था जिसको हम लोग पूरा करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।